नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पत्र एवं प्रारूप लेखन नामक प्रकरण पढ़ेंगे। आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार 2 नंबर का प्रश्न पत्र एवं प्रारूप लेखन से आता है। पत्र में कौन कौन से हैं और प्रारूप लेखन में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन पर अपन आज बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं पत्र से। प्रिय विद्यार्थियों, पत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में अर्धशासकीय पत्र हैं। क्या होते हैं अर्धशासकीय पत्र, उनका प्रारूप क्या लिखने का और उदाहरण सहित हम समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं? जब सक्षम अधिकारी या समकक्ष अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने, स्पष्टीकरण देने या वैचारिक आदान प्रदान करने, यानी विचारों का आदान प्रदान करने, सूचना, सलाह आदि देने या प्राप्त करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं वे पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। पहली बात तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वो एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। इसमें अपने से बड़े जो सक्षम अधिकारी वो या हमारे समान लेवल के जो अधिकारी होते हैं, किसी खास विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कोई हमारे से स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, किसी बात पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं, इन संबंधी जो पत्र लिखा जाते हैं वे पत्र क्या कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। अर्धशासकीय पत्र सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है। यह भी मैंने कहा कार्यालय जो पत्र होता है, जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को दिए जाते हैं, परंतु इसमें आत्मीय संबोधन और औपचारिक लगावपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है। आत्मीय संबोधन यानी इनको नाम से संबोधित किया जाता है। उनके साथ प्रिय श्री, कोई महिला है अविवाहित है तो सुश्री, और विवाहित है तो श्रीमती जैसे शब्द उनके साथ प्रयोग करते हैं, और उनके साथ ही उनके सरनेम का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम है नरेंद्र कुमार गुप्ता तो उनको प्रिय श्री गुप्ता जी के नाम से संबोधित करते हैं। किसी शब्द के सरनाम शर्मा लगता है, किसी की वर्मा, माथुर आदि ये क्या है? सरनाम, तो ये इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। देखिए, अपन ऐसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं महोदय, है ना, या फिर उनके पद का नाम लिखते हैं, परंतु यहाँ पर पद का नाम नहीं लिख करके उनको संबोधित करने के लिए उनका नाम लिखा जाता है। और संबोधन लेखक स्वयं अपने हाथ से लिखता है, यानी जिसको भी संबोधित करना है अपने हाथ से लिखेगा। प्रिय श्री जिसका नाम है वो नाम और उनका सरनेम लिखेगा। तो अर्थशास्त्रीय पत्रों में क्या होते हैं? जो सक्षम अधिकारी होते हैं या हमारे समकक्ष जो अधिकारी होते हैं किसी खास विषय पर सलाह मशविरा के लिए, सूचना के लिए, विचारों का आदान प्रदान या कोई स्पष्टीकरण मांगने, इसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र क्या कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। अब अर्धशासकीय पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं उन पर बातचीत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं। रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्यवाही करने का आग्रह हो। अर्धशासकीय पत्र लिखना है, किसको लिखना है? रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को। विषय क्या है? सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में। ठीक है, तो आप देखो इसका प्रारूप क्या है? सबसे ऊपर अब देखो, जो रजिस्ट्रार को लिखना है और लिखा कौन जाएगा? अब जिले के अनुसार लिखना है तो जिला का जो जिला कलेक्टर होगा वो लिखेगा, और जिला कलेक्टर अपने राजस्थान की बात के तो राजस्थान सरकार की बात होगी। भारत सरकार की बात करेंगे, देखो रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को लिखना है, जयपुर राजस्थान सरकार में आता है, ठीक है ना। या फिर उसके कार्यालय का नाम लिख दो जो कार्य पत्र लिखता है। तो सबसे ऊपर हमने लिखा राजस्थान सरकार। इधर पत्र लिखने वाला, पत्र जो लिखने वाला है उसका नाम और पद आएगा। पत्र लिखने वाला कौन है? उस लिखने वाले का नाम और साथ में क्या दिया जाएगा? उसका पद। जैसे कि अपने जोधपुर से पत्र लिख रहे हैं जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर का नाम है इंद्रजीत सिंह और जिला कलेक्टर उनका क्या है?
पद है। फिर दूसरी तरफ अपन दाईं तरफ देखते हैं तो जो पत्र लिखने वाला है उसके कार्यालय का पता लिखा जाता है। क्या पता है? जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर। तो दो बातें ध्यान रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं ओर है, वहां पर पत्र लिखने वाले का नाम और पद लिखा जाता है, तथा दाईं ओर तीन बातें लिखी जाती है। जो पत्र लिखा जाने वाला उसका पता क्या है? जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर। फिर उसके नीचे क्या आती है? दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जाना है, और उसके नीचे क्रमांक। पत्र कैसा? अर्ध शासकीय, उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, अर्ध को अ, शासकीय को शा, पत्र को प और क्रमांक को क्र। तो इन चार जो अक्षर दे रखे इनका मतलब है अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। और फिर उसके जो भी क्रमांक है वो लिख करके उसके पास ऑब्लिक करके क्या लिखा जाता है? सन, किस सन में पत्र लिखा जाता है। जैसे मैंने पत्र की क्रमांक क्या लिखा है? 26, और कौन सा सन चल रहा? 2020। तो सामान्य तौर पर मुख्यतः ये दो बातें लिखी जाती है। फिर वापस बाईं तरफ बाईं तरफ अब जिसको पत्र लिखना है, किसको लिखना है? रजिस्ट्रार जिला रसद विभाग जयपुर। तो उनका नाम है ना, पुरुष है तो प्रियश्री, स्त्री तो अविवाहित तो सुश्री वरना श्रीमती। जैसे मैंने लिखा प्रियश्री महेंद्र जी, काल्पनिक नाम लिखा है, ये महेंद्र जी किसका नाम है? रजिस्ट्रार का नाम। फिर उस संबंधी जो भी विवरण है वो बात लिखी जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं प्राप्त शिकायतों से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितताएं हो रही हैं। वहां पर बीपीएल वर्ग के लिए जो सामग्री पहुंचाई जाती है उसकी कालाबाजारी होती है। यहाँ तक कि गेहूं भी दुकानों पर बेचने की सूचना मिली। अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई कर ऐसे दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाए ताकि वास्तविक व्यक्ति तक सरकारी राशन सामग्री पहुंच सके। तो प्रिय महेंद्र जी को जो बात थी वो जिला कलेक्टर द्वारा बात की। तो जो भी विवरण है विषय के अनुसार वो अपन को लिखना है। फिर धन्यवाद, धन्यवाद अर्पित किया जाता है। फिर दाई तरफ आ जाए, और दाई तरफ जो भवदीय हस्ताक्षर किसके? पत्र लिखने वाले के। कौन है पत्र लिखने वाला? जिला कलेक्टर। उसका नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह। या उसके साइन होंगे हस्ताक्षर, और यहाँ उसका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तो हमने, और अंत में वापस पुनः बाईं और क्या आएगा? प्रतिष्ठा में, या फिर आप कह सकते हैं सेवा में। किसका? जिसको पत्र लिखा गया है उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पद और उसका पता। किसको लिखा गया? श्री महेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर। तो उसका अंत में लिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्थशास्त्र के पत्र लिखे जाते हैं। क्या बात की? शुरुआत के अंतर्गत बाईं ओर जो पत्र लिखने वाला उसका नाम और उसके पद का नाम, और दाईं ओर यानी कि राइट साइड में क्या आएगा? उसका पता आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा जिला कलेक्टर जोधपुर। फिर जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस तारीख, वो दिनांक, और फिर तीसरी बात इधर क्या आ जाएगी? अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक। जो भी क्रमांक है वो क्रमांक आप काल्पनिक दे सकते हैं, नहीं तो जो सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके पास आवक और जावक रजिस्टर होते हैं, उनके पास पूरी एंट्री रहती है कि कौन सा पत्र किस नंबर पर किसको और कब भेजा गया। तो वो पत्र के क्रमांक लिखते हैं, और साथ में क्या आता है? सन आता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? उनको आत्मीय संबोधन, प्रियश्री के नाम से हमने संबोधित किया। जो बात थी, विवरण 5-7 लाइनों का जो भी था वो पूरा लिखा गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, और राइट साइड में क्या लिख दिया हमने? भवदीय। ठीक है ना? जो लिखता है पत्र वो अपना हस्ताक्षर करता है, और अंत में अपना क्या लिखता है? नाम लिखता है। तथा लेफ्ट हैंड साइड में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया है उसका नाम, पद और पता लिखा जाता है, और किस नाम से? प्रतिष्ठा में या सेवा में। जैसे मैंने लिखा श्री महेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर। एक और उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखें आप। सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। क्या लिखना है? सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से एक पत्र किसको लिखना है? आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, और उसमें बताना है कि सरकारी विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी है उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। ये भी राजस्थान सरकार की बात है, ऊपर लिख दिया हमने राजस्थान सरकार। लेफ्ट हैंड साइड में कौन लिख रहा पत्र? सचिव। सचिव का नाम मैंने जैसे काल्पनिक लिख दिया कमलेश कुमार, तो पत्र लिखने वाले का नाम, पद क्या उसका? सचिव, तो सचिव हमने क्या लिख दिया? पद लिख दिया। इधर उसका पता, पता क्या है? शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। किसका पता है? पत्र लिखने वाला सचिव का, ये पत्र का पता दे रखा है, शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। फिर दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जाता है वो तारीख लिखनी। तीसरी बात, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। ये जो नाम है अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, उन्हीं का ही छोटा रूप है। इनको लाघव चिन्ह द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। फिर हम पत्र क्रमांक लिखते हैं और जो सन चल रहा है वो लिखा जाता है। तो ये दोनों तरफ ये बात शुरुआत में लिखी जाती है। फिर जिसको पत्र लिखना है, ठीक है ना, उनको, किसको? आयुक्त को पत्र लिखना था। आयुक्त का नाम नहीं दे रखा, मैंने काल्पनिक लिख दिया, प्रिय श्री प्रणव जी। ये उनका मैंने काल्पनिक लिख दिया, नाम दे दिया। अगर स्त्री होती तो श्रीमती, ठीक है ना, मैरिड नहीं होती, अविवाहित होती तो सुश्री, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। अब जो बात है स्वास्थ्य संबंधी, वो सारी बात 5-7 लाइनों में जितनी वो लिख दो। जैसे यहाँ लिखा है, आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 80% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर यानी कि लो स्तर की है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन का एवं भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी बातचीत की। आगे लिखा है, आशा है आपका सहयोग प्राप्त हो। तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी बात है वो उसके अंतर्गत लिखी जाती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, और राइट हैंड साइड भवदीय हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कौन करेगा? जो पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने वाला कौन है? कमलेश कुमार, जो सचिव है। फिर वापस लेफ्ट हैंड साइड प्रतिष्ठा में, या फिर दूसरा शब्द क्या बताया गया है? सेवा में। दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है। पत्र जिसको लिखा गया है, किसको लिखा गया है? प्रणव कुमार। कौन है वो? पद क्या उनका? आयुक्त। और पता क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर। तो विद्यार्थियों, जो अशासकीय पत्र है उसके अंतर्गत हमने क्या बातचीत की है? प्रारूप के अंतर्गत कि शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड में जो पत्र लिखता है उसका नाम और पद लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड में उसका पता, दिनांक और अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं। इसके अलावा फिर जिसको संपत्र लिखना है उसको संबोधित प्रिय श्री, सुश्री, श्रीमती, और उनके नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। फिर उस संबंधी जो भी विषय के आधार पर जो बात है वो अपनी पूरी लिखनी। अंत में फिर धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं? भवदीय, जो पत्र लिखते हैं उसके हस्ताक्षर और उसका नाम। वापस बाईं तरफ क्या लिखते हैं? जिनको पत्र लिखा जाना है उनका नाम, पता और पद लिखा जाता है। जैसे प्रतिष्ठा में अब जो आयुक्त है, आयुक्त का नाम मैंने काल्पनिक लिखा प्रणव कुमार, पद क्या उनका? आयुक्त, और विभाग क्या? स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर। तो ये बातें किसके अंतर्गत लिखी जाती है? अर्ध शासकीय पत्र के अंतर्गत लिखी जाती है। तो विद्यार्थी, ये था एक अपने पत्र नामक प्रारूप जिसका नाम था अर्ध शासकीय पत्र। आगे लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्रारूप लेखन भी है, और प्रारूप लेखन में पहले अपन बात करते हैं निविदा की। निविदा क्या होती है? परिभाषा देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय की दैनिक आवश्यकताओं एवं किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से
समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। इसका उद्देश्य कम लागत में गुणवत्तापरक कार्य करवाने का होता है। अर्थात निविदा क्या है, किसे कहते हैं? कोई भी सरकारी कार्यालय है या गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या कोई कार्य उनको करवाना है, किसी भवन का निर्माण कराना है, ठीक है ना, कोई सामग्री खरीदनी उनको, तो अधिक मात्रा में खरीदनी होती है तो सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं, अखबारों में सूचना देते हैं, और सूचना कोई क्या कहते हैं, निविदा सूचना के नाम से जाना जाता है। उनका उद्देश्य है लोगों से, जो बड़े बड़े ठेकेदार बिल्डर होते हैं ना, उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाती है ताकि कम मूल्य में अच्छा कार्य हो सके। उनका उद्देश्य ये। तो निविदा के अंतर्गत क्या होता है, कार्य को संपन्न कराने के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकाशित की जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक उदाहरण दे रखा है, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अर्थात ये निविदा कहाँ से लिखी जा रही है, उस कार्यालय का नाम। अब निविदा कहाँ से लिखी जा रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। फिर उसके क्रमांक होते हैं, जैसे मैंने काल्पनिक लिखे 125, तो जितने भी क्रमांक होते हैं वो क्रमांक संख्या यहाँ पर दी जाती है। उसी के राइट हैंड साइड में क्या लिखी जाती है, जिस दिन निविदा दी जाती है वो दिनांक। जैसे मैंने यहाँ 23 जनवरी 2020 लिखा है, काल्पनिक मैंने लिखी है, परंतु जो निविदा होती है सूचना वो तारीख यहाँ पर लिखी जाती है। फिर लिखते हैं बीच में निविदा सूचना। अब क्या निविदा, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अर्थात क्या लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 2020 के लिए परीक्षाएं करवानी है, उसके लिए कॉपियों की, उत्तर पुस्तिकाओं की और अन्य सामग्री की जरूरत है। इसलिए जो बड़ी बड़ी जो फर्में हैं वो क्या करें, मोहर बंद निविदाएं हमें आमंत्रित करें। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा का एक प्रपत्र फॉर्म है, वो हमारे स्थानीय यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से शुल्क देकर के प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 26 जनवरी 2020 को अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त की जाए। कब तक प्राप्त की जाएगी, 26 जनवरी 2020 तक 2 बजे तक ये निविदाएं ली जाएगी और सायं 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। और शाम को 4 बजे जितनी भी निविदा आएगी और जो निविदा करने देने वाले हैं, आमंत्रित करने वाले हैं, उनके सामने वो निविदाएं खोली जाएगी। फिर जो कम मूल्य में अच्छी चीज देगा उससे सामग्री खरीदी जाएगी। फिर अब क्या क्या चाहिए उस संबंधी पूरा विवरण लिखा उन्होंने, ठीक है ना। क्या लिखा देखिए विवरण में, क्रम संख्या, विवरण क्या सामग्री चाहिए, अनुमानित राशि कितने रुपए खर्च होंगे, धरोहर राशि, धरोहर का राशि का मतलब जो फर्म है वो इतनी राशि जमा करवाएगा बोर्ड में, ठीक है ना, सुरक्षा के तौर पर। निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा फॉर्म का शुल्क कितना है वो लिखा हुआ। आपूर्ति समय, जो माल मंगवाया जा रहा है वो कितने समय में पूरा होना चाहिए। क्या क्या चाहिए देखिए, उत्तर पुस्तिका 16 पृष्ठ की, ठीक है ना, जिसकी लागत लगभग कितनी आएगी, 10 लाख रुपए। और धरोहर राशि, सुरक्षा राशि के रूप में ठेकेदार को कितनी जमा करवानी है, 20,000 रुपये। जो निविदा प्रपत्र है, जो फॉर्म है, उसका शुल्क कितने हैं, 500 रुपये। और समय आपूर्ति क्या दे रखा, आपूर्ति का समय 1 माह के अंतर्गत सामान प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरी क्या सामग्री चाहिए, नक्शे और ग्राफ। कितना खर्च आएगा, लगभग 2 लाख रुपये। धरोहर राशि क्या उसकी, 5,000 रुपये। निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये और आपूर्ति समय 1 माह। तो जो सामग्री है कितनी अनुमानित राशि आएगी, धरोहर राशि क्या है, जो निविदा प्रपत्र शुल्क क्या है और आपूर्ति समय क्या, वो सारी बात इसके अंतर्गत लिखी गई। फिर उस निविदा के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों का उन निविदा दाताओं को पालन करना पड़ेगा। क्या शर्तें, देखो नंबर 1, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। यानी हस्ताक्षरकर्ता कौन है, सचिव है ना, तो सचिव चाहे तो निविदा खोलने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है या उसको रद्द भी कर सकता है। आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पर निविदा दाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आपूर्ति का समय दिया हुआ 1 महीने का, यदि उसमें देरी करते हो या जिस गुणवत्ता का क्वालिटी की चीज़ मांगी गई उसमें कमी है तो निविदा दाता के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। और नंबर 3, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा। अब ये विभाग भी अजमेर में, तो उन्होंने कहा कोई विवाद हो जाए तो न्याय के लिए न्यायिक क्षेत्र क्या रहेगा, अजमेर रहेगा और कहीं। फिर जो निविदा निकालने वाला जो सचिव है वो अपना हस्ताक्षर करता है उसका पद सचिव, और पता क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इस प्रकार क्या लिखी जाती है, निविदा लिखी जाती है। और देखिए एक उदाहरण निविदा के लिए, कार्यालय निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर। अब किसके द्वारा निविदा आमंत्रित की जा रही, निविदा, ठीक है ना, जो प्रकाशित की जा रही है अखबार में निविदा, वो कार्यालय कौन सा है, निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर। उसके पत्र के क्रमांक, जिस क्रमांक पे वो निविदा निकाल रहा है, और जिस दिन निविदा छापी जाती है उसकी क्या है, दिनांक। निविदा सूचना क्या है, राजस्थान के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण सप्लाई करने हेतु पंजीकृत कंपनी से दिनांक 20 सितंबर 2020 तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब देखिए यहाँ संशोधन, यहाँ 24 है तो यहाँ पर आपको तारीख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ 29 सितंबर 2020 तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा परपत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के लिए जो फॉर्म है, परपत्र है, वो विभाग की जो वेबसाइट दे रखी है वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 25 सितंबर 2020 को प्रातः 10 बजे तक उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। तो देखो यहाँ जमा करने में हमने तारीख में परिवर्तन किया, जैसे 29, तो यहाँ कर देते हैं 30 तारीख को, 30 सितंबर 2020 को प्रातः 10 बजे जो भी निविदादाता है उनके सामने यह निविदाएं खोली जाएगी। तो जो बात है किस लिए है, कंप्यूटर और अन्य उपकरण की सप्लाई करनी है, ठीक है ना, राजस्थान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब विवरण क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए उसके बारे में लिखा जाता है। देखिए जैसे कार्य विवरण, क्या क्या सामग्री चाहिए, कंप्यूटर में प्रिंटर, कंप्यूटर चाहिए जिसके साथ प्रिंटर हो, सीपीयू और अन्य सामग्री यानी कीबोर्ड माउस वगैरह साथ में। खर्च कितना आएगा, लगभग अनुमानित 55 लाख। तो अनुमानित राशि कितनी है, 55 लाख। द्रव्य राशि के रूप में कितने जमा करवाने हैं, जो निविदादाता उसको 1 लाख रुपये, और समय आपूर्ति क्या अवधि, 1 माह की अवधि दे रखी है। दूसरी सामग्री क्या चाहिए, फोटो स्कैनर मशीन। अनुमानित लागत कितनी आएगी, 8 लाख रुपए करीब। और जो निविदादाता वो द्रव्य राशि के रूप में कितने रुपए जमा करवाएगा, 25,000 रुपये। कितने समय में आपूर्ति होनी चाहिए, 1 माह। तीसरी सामग्री लैपटॉप, अनुमानित खर्च कितना बताया है, 2 लाख रुपये। द्रव्य राशि में कितने जमा करवाने हैं निविदादाता को, 10,000 रुपये, और समय अवधि क्या दे रखी है, 1 माह में होनी चाहिए। तो ये सामग्री वो दे रखी है कि ये सामग्री है, अनुमानित राशि ये आएगी, द्रव्य राशि के रूप में इतने रुपये जमा कराने और इतने समय के अंतर्गत ये सामग्री हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। फिर वापस शर्तों की बात, जो शर्तें रखी गई है कार्यालय के द्वारा, क्या क्या, निविदा को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। अधो हस्ताक्षर नहीं, नीचे जो हस्ताक्षर कर है, कौन कर रहा है, निदेशक, ठीक है ना, तो उस निदेशक का साइन। फिर दूसरा, उपकरण मानक स्तर के अनुरूप न होने पर द्रव्य राशि जब्त कर ली जाएगी, कि जो सामग्री मंगवाई गई है वो जैसी चाहेगी है वैसे नहीं मिली, तो जो द्रव्य राशि आप जमा करवा रहे निविदादाता वो जब्त कर ली जाएगी, उसे वापस दी नहीं जाएगी। और नंबर 3, समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। जितने भी न्यायिक कोई विवाद हो जाता है तो इसका न्यायालय क्षेत्र क्या रहेगा, जयपुर रहेगा। फिर हस्ताक्षर कौन करेगा, निदेशक। और निदेशक कहाँ का है, जिसके बारे में बात हुई है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर, तो उस निदेशक के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये दूसरा प्रकरण हमने क्या पढ़ा, निविदा। निविदा क्या होती है, सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान है, ठीक है ना, वो अपने माल की आपूर्ति के लिए या कोई कार्य करवाना चाहता है तो अखबार में
सार्वजनिक तौर पर सूचना देते हैं उसको क्या कहते हैं, निविदा। निविदा दाताओं को आमंत्रित करते हैं कि हमें ये कार्य करवाना है, इसकी लागत लगभग इतनी आएगी और इस समय इतने समय में ये कार्य होना चाहिए। फिर निविदा दाता, निविदा आमंत्रित है उनसे की जाती है। जो कम मूल्य में अच्छा काम देते हैं उनको कार्य दिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, निविदा के अंतर्गत आता है। अगली बात करते हैं अपन विज्ञप्ति की। क्या देखिए विज्ञप्ति, सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें विज्ञप्ति कहते हैं। अर्थात सरकारी कार्यालय हो चाहे गैर सरकारी कार्यालय हो, वो कोई निर्देश देते हैं, कोई घोषणा करते हैं या कोई निर्णय देते हैं, उन निर्णय से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो सार्वजनिक सब लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो आदेश जारी करते हैं उस आदेश को क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति कहा जाता है। विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। जो सरकारी गजट होता है सरकारी दस्तावेजों के अंतर्गत, उसमें तो ये प्रकाशित होती है, साथ में समाचार पत्रों में भी इसे प्रकाशित किया जाता है। तो सरकारी गजट में क्या प्रकाशित की जाती है, विज्ञप्ति, इसके साथ समाचार पत्रों में भी की जाती है। तो सरकारी जो कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय है वो निर्देश, घोषणा, निर्णय जो भी देता है वो जन साधारण को, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, विज्ञप्ति लिखने का प्रारूप क्या है, किस प्रकार लिखी जाती है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक विज्ञप्ति निकाली जाती है, तो क्या आएगा, सबसे ऊपर जो विज्ञप्ति दे रहा है उसका पता, कार्यालय का नाम, क्या नाम है कार्यालय का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। फिर उसके क्रमांक निविदा की तरह, और इस दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, दिनांक, राइट हैंड साइड। फिर अगला एक पंक्ति छोड़ के आप क्या लिखे, विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति किस संबंधी, देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा है 17 अगस्त 2020 से समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 की जो पूरक परीक्षा है, जिन विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री आई है उनकी परीक्षा कब से शुरू हो रही है, 17 अगस्त 2020 से, और कहाँ पे होगी, जिला मुख्यालय पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र व समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। इसलिए जो भी परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड है वो कहाँ से, जो बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर ले। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। और कोई समस्या सूचना प्राप्त करनी है तो जहां आपका परीक्षा केंद्र है वहां के केंद्राधीक्षक से आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह विज्ञप्ति किसके द्वारा जारी की गई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का। तो इसके अंतर्गत जो बात है वो लिखी जाती है। फिर राइट हैंड साइड में यानी दाईं ओर जो पत्र जो विज्ञप्ति लिखने वाला है कौन होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुखिया, सचिव। तो सचिव अपना साइन करेगा, हस्ताक्षर, और अपना पद लिखेगा सचिव। इस प्रकार विज्ञप्ति जारी की जाती है। एक और उदाहरण देखिए विज्ञप्ति के लिए, देखिए क्या लिखा है, राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर। किस कार्यालय से विज्ञप्ति जारी की जा रही है, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर की। तो उस विभाग का ऊपर क्या लिख दिया हमने, कार्यालय का नाम। इसके क्रमांक जो विज्ञप्ति उसके जो भी क्रमांक है हमने काल्पनिक लिखे हैं, परंतु संस्था जो भी होती है वो लिखती है। दिनांक किस दिन विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अब देखिए विज्ञप्ति में जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है वो क्या विज्ञप्ति जारी करता है, उसका विवरण जो भी है 4, 5, 10 लाइन का वो आपको लिखना होता है। जैसे लिखा है, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवधि में पेयजल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800 2345 और 111 पर अवगत कराए। क्या कहा है कि राजस्थान प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवधि में यानी कि गर्मियों के ऋतु में यदि पीने के पेयजल का पीने के पानी संबंधी कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप फोन करके उन्हें बताएं।
विभाग द्वारा तत्काल टैंकर से जल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। और जैसे आप सूचना दोगे तो अति शीघ्र तत्काल ही विभाग द्वारा आपके पेयजल के लिए टैंकर से जल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। आपात स्थिति में संबंधित जिला अधिकारी को अवगत कराएं। और बहुत ज़्यादा आपात स्थिति है तो जिले का जो जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर है उसको इस बात से अवगत करवाइए, जानकारी दें ताकि पेयजल की आपूर्ति हो सके। तो ये विज्ञप्ति किसने जारी की? आयुक्त ने। कौन से विभाग के? जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। तो वो अपना हस्ताक्षर करेगा और अपना उसका पद जो भी है वो लिखेगा। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? आयुक्त लिखा हुआ है। तो ये है विज्ञप्ति। आगे देखो, बात करते हैं विज्ञप्ति के अलावा ज्ञापन की। क्या होता है ज्ञापन? देखिए, शासकीय पत्र व्यवहार में जब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को सामान्य सूचना, संदेश आदि देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब सरकारी कार्यालय के अंदर शासकीय जो कार्यालय जो पत्र व्यवहार होते हैं, एक तो समक्ष यानी कि समान लेवल के अधिकारी हैं या फिर उसके अंडर में काम करने वाले, उनके नीचे जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, उनको कोई सामान्य सूचना देनी है या संदेश देना है, इसके लिए उनको जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग विविध मंत्रालयों, कई मंत्रालय द्वारा विभागों अनुभागों के मध्य पत्र व्यवहार हेतु किया जा रहा है। तो एक दूसरे बीच के जो मंत्रालय है, विभाग है, छोटे मोटे अनुभाग यानी छोटे मोटे और विभाग है, वो अपने बीच में इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें संक्षिप्त एवं विषयनिष्ठ सामग्री होती है। इसके अंदर संक्षिप्त में लिखना है और जो मूल विषय है उसके आधार पर वो सामग्री लिखी जाती है। तो क्या होता है ज्ञापन में? शासकीय पत्र व्यवहार में जो सक्षम अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, वो या तो अपने लेवल के या अपने अधीन जो अधिकारी हैं या कर्मचारी है उनको कोई सामान्य सूचना देनी है, संदेश देना है, तो इसके लिए जो पत्र देता है वो लिखता है, वो पत्र क्या कहलाते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। अब कौन सा विभाग पत्र लिख रहा है? भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। फिर ज्ञापन संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखी जाती है? ज्ञापन संख्या। ज्ञापन संख्या में जो विभाग ज्ञापन प्रकाशित कर रहा है उसका संक्षिप्त नाम कौन कर रहा है? भाषा विभाग। तो भाषा का भा और विभाग का वी, भा और वी ऑब्लिक पत्र की संख्या, ज्ञापन की संख्या। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? जिस दिन ज्ञापन लिखा जा रहा है उसकी दिनांक, ठीक है ना? तो ये क्या है? ज्ञापन है। और ज्ञापन का जो विषय है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। क्या विषय है? कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु, कि जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर किस भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए? हिंदी भाषा को। उस हेतु ये क्या किया जा रहा है? ज्ञापन। तो बड़े विभाग के द्वारा छोटे उसके अंदर के जितने भी समस्त विभाग आते हैं उन सभी अध्यक्षों को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या लिखा जाता है उस संबंधी बातचीत? अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने और राजभाषा हिंदी को उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालय पत्र व्यवहार यथासंभव हिंदी में किए जाए। अब क्या कहा गया कि आपके द्वारा अधिकतर कार्य अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, परंतु अब आगे से क्या करना है? कोई भी काम है कार्यालय पत्र व्यवहार का तो किस भाषा में किया जाए? हिंदी में किया जाए। अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाए। आवश्यक हो तो ही अंग्रेजी का प्रयोग करें, अन्यथा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो एक सक्षम अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारियों को ये ज्ञापन, फिर वो अपना हस्ताक्षर करता है और उसका पद क्या है? शासन सचिव। और जिसको लिखता है लेफ्ट हैंड साइड में सेवा में या प्रतिष्ठा में समस्त विभागाध्यक्ष, उसके अंडर में जितने भी विभाग है सभी अध्यक्षों को वो इस प्रकार का ज्ञापन देता है। तो एक ज्ञापन इस सबके लिए मान्य, सबको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। समस्त विभागाध्यक्ष जितने भी विभाग है उन सभी के अध्यक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अपने ज्ञापन की श्रेणी में आता है। और देखिए एक उदाहरण लेते हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से ज्ञापन दिया है।
ज्ञापन की संख्या, अब देखो विभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग, तो C और V लिख दिया। ऑब्लिक करके पत्र के क्रमांक यानी ज्ञापन संख्या कितनी है वो लिख दी। दूसरी राइट हैंड साइड में हमने क्या लिख दिया, दिनांक जिस दिन पत्र लिखा। ज्ञापन विषय क्या है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विसंगतियां, जो कमियां हैं उस संबंधी ये पत्र ज्ञापन लिखा जाए। तो विषय है जो संबंधित विषय आपको देना होता है, प्रश्न में जो दिया हो। अब विषय के आधार पर जो बातचीत है वो लिखनी है। माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं, यानी कई कमियां खामियां सामने और गलतियां सामने आ रही हैं। अतः विस्तृत समीक्षा के उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम लागू करें। इसकी विस्तारित रूप से समीक्षा करें, उसके बाद ही नया पाठ्यक्रम लागू करें, ताकि अनावश्यक विवाद पैदा नहीं हो, ताकि उसके बाद में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं हो सके। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। कहते हैं इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है उसके उद्देश्यों का भी हमें पालन करना, उन बातों को भी ध्यान रखना। आशा है बेहतर तालमेल व विस्तृत कार्य योजना का निर्माण कर कार्य पूर्ण किया जाएगा। फिर क्या कहा जाता है, हम आशा करते हैं कि आप तालमेल और कार्य योजना के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो संबंधित पाठ्यक्रम की विसंगति संबंधित ज्ञापन जारी। फिर जो ज्ञापन जारी करने वाला उसके हस्ताक्षर, उसका पद सचिव है, सचिव है। सेवा में किन किन को भेजना है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। किसको ये ज्ञापन देना था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को। तो लिख दिया सेवा में या प्रतिष्ठा में, पद जिसको ज्ञापन देना सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये उसका पद है। तो ज्ञापन के अंतर्गत क्या लिखते हैं अपन, जो बातचीत है, जो समकक्ष या जो अधीनस्थ जो अधिकारी है उनको पत्र व्यवहार किया जाता है, वो क्या कहलाता है, किसकी श्रेणी में आता है, ज्ञापन की श्रेणी। आगे है अधिसूचना। किसे कहते, देखिए अधिसूचना, केंद्र या राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करती है तो इन सूचनाओं को वैधानिक दृष्टि से अधिसूचना कहा जाता है। चाहे हमारी केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, जब ये सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए सभी लोगों के लिए प्रसारित करती है तो उन सूचनाओं को वैधानिक रूप से कानूनी रूप से क्या कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है। कैसे लिखी जाती है अधिसूचना, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं। अब जो अधिसूचना लिखने वाला कार्यालय है सबसे ऊपर उसका नाम, जैसे मैंने लिखा राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर। फिर वो अपने अधिसूचना का क्रमांक लिखेगा, जो भी, जैसे मैंने काल्पनिक 123 लिखे हैं। राइट हैंड साइड में जिस दिन अधिसूचना जारी की जाती है वो दिनांक लिखी जाती है। अब अधिसूचना में संबंधित जो भी बात है वो लिखनी है। जैसे लिखा गया है आयोग की अधिसूचना संख्या B3 दिनांक 12 मई 2020 के क्रम में राजस्थान की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में रिक्त स्थानों पर निर्वाचन 13 अगस्त 2020 को करवाया जाएगा। यानी आयोग की अधिसूचना की जो संख्या थी उसके आधार पर क्या कहा गया है, 13 अगस्त 2020 को इन सभी नगर निकायों में रिक्त स्थानों के चुनाव करवाए जाएंगे। इसमें क्रम संख्या 35 पर अंकित जोधपुर जिला अंतर्गत फलोदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 उपचुनाव अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है कि बाकी सब तो 13 अगस्त 2020 को होंगे, परंतु जो क्रम संख्या 35 पे जो जोधपुर की फलोदी नगर पालिका है और उसका वार्ड नंबर जो 7 है उसके उपचुनाव क्या किए जाते हैं, स्थगित। ये जो चुनाव है वो 13 अगस्त 2020 को नहीं होंगे, बाकी से सारे होंगे। तो ये क्या है, अधिसूचना लोगों को इसके लिए प्रचारित की जाती है। आज्ञा कौन देता है, आज्ञा से हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसके, जो अधिसूचना जारी करता है। कौन करता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग। फिर उसकी प्रतिलिपि है वो जिन जिन अधिकारियों को, किन किन अधिकारियों को भेजेगा, एक तो जोधपुर के निर्वाचन अधिकारी को और एक राज्य के मुद्रालय उनको भेजेगा। तो प्रतिलिपि सूचना यानी इसकी प्रतिलिपि यानी फोटो कॉपी किस किस को भेजी जा रही है, जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को, और दूसरी है निदेशक राजकीय मुद्रणालय प्रकाशना यानी प्रकाशित करने के लिए इनको भेजा। पुनः उप सचिव अपने हस्ताक्षर करेगा, पद लिखेगा और अपना पता लिखेगा।
इस प्रकार अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये क्या है, अधिसूचना जारी, जो क्या होता है, जो केंद्र या राज्य सरकार है जो अपनी आम बात को सरकार तक प्रचारित करती है। लास्ट उदाहरण ये लेते हैं राजस्थान, तो ये भी अधिसूचना जैसे ही है, एक जैसा ही प्रकरण रहेगा। तो विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा प्रकरण था अपने पत्र और प्रारूप लेखन, जिसके अंदर 2 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं। धन्यवाद।